आज जिस राइटर के मुतालिक हम पढ़ने वाले हैं, आप सब उसको एनिमल फार्म के वर्क से जानते हैं। जी हाँ, आज हम जॉर्ज ऑरवेल के मुतालिक पढ़ने वाले हैं। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल का नाम जॉर्ज ऑरवेल था ही नहीं, तो इसका नाम क्या था? इसका असल नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। जॉर्ज ऑरवेल तो इसका पेन नेम था। 25 जून 1903 में ये ग्रेट राइटर इंडिया, बिहार में पैदा होता है। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट, एसेस जर्नलिस्ट और कमाल का क्रिटिक था। हेज़ वेस्ट लंदन में ये टीचिंग करते रहे और 1922 में ये पुलिस फोर्स का हिस्सा भी रहे। इसके बाद ये सब कुछ छोड़कर ये एक राइटर बनने के लिए इंग्लैंड का सफ़र करता है। जॉर्ज ऑरवेल की फैमिली को देखें तो रिचर्ड इसके फादर का नाम है और इसका फादर एक सिविल सर्वेंट था। ये इंडिया में आता है और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इंडिया में ही ये ओपीएम डिपार्टमेंट में एक एजेंट के तौर पर काम करता रहता है। रिचर्ड अपनी शादी एडा मैबल से करता है। इन दोनों के ये बच्चे होते हैं। जॉर्ज ने 2 शादियाँ की थी। पहली बीवी का नाम एलीन था, तो दूसरी बीवी का नाम सोनिया था। एजुकेशन। अब एजुकेशन की बात करें तो एटन कॉलेज, विलिंगटन कॉलेज और एसटी सिप्रियन स्कूल से इसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया था। राइटिंग स्टाइल में देखा जाए तो इनके अक्सर वर्क्स में डायरेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग यूज़ किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक्टिव लैंग्वेज का ये यूज़ करते थे। जो देखा ना वही लिख दिया, ये जॉर्ज का स्टाइल था। देखा जाए तो जॉर्ज ने ना इल्यूजन्स और बड़े बड़े मेटाफोर्स का यूज़ बहुत ही कम ही किया है। इसने अपनी राइटिंग में गैर ज़रूरी इमेजरी का इस्तेमाल भी नहीं किया। बाकी राइटर्स करते हैं, गैर ज़रूरी इमेजरी का ऐड कर देते हैं, लेकिन इसने गैर ज़रूरी इमेजरी तो यूज़ की ही नहीं। क्योंकि ये ख़ुद एक जर्नलिस्ट था, तो इसके वर्क्स में ना जर्नलिस्टिक स्टाइल देखा गया। और हाँ, इसके वर्क्स में एक बहुत ही ख़ास एलिमेंट जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि फ्लावरी किस्म की लैंग्वेज यूज़ नहीं करता था। यानी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता था। जो था, जो देखा वही लिख दिया। मेजर थीम्स में देखें तो जॉर्ज के वर्क्स में फ्रीडम, करप्शन, रेवोल्यूशन, प्रोपेगेंडा, आइडेंटिटी, पावर ऑफ लैंग्वेज, पॉवर्टी, वेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन जैसे थीम्स पर जॉर्ज ने अपने वर्क्स को लिखा। इसके बाद मेजर राइटर्स को देखें तो मेजर राइटर्स जो जॉर्ज की एज में थे उनके नाम ये हैं, और इन राइटर्स ने इंग्लिश लिटरेचर में एक अहम किरदार अदा किया। ऑथर्स एज की बात की जाए तो जिस एज में जॉर्ज ऑरवेल आए थे, उस एज में हर तरफ कैपिटलिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, कॉलोनाइजेशन एंड डिस्कवरी हो रही थी। ये राइटर मॉडर्न एज का बेहतरीन राइटर माना जाता है। इस लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बता दिया था कि जॉर्ज का नाम जॉर्ज ऑरवेल कैसे पड़ा। तो मज़ीद आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ कि एरिक आर्थर ब्लेयर इसका असल नाम था। अब सवाल आपका जैसे मैंने बताया कि होना चाहिए कि आखिर कब एरिक ने अपना नाम जॉर्ज ऑरवेल रखा था, जिसका जवाब हमें 1933 में मिलता है, जब इसी साल एरिक अपनी किताब डाउन एंड टाउन इन पेरिस एंड लंदन लिखता है। तो यहाँ पे इसे महसूस होता है कि मेरा एक पेन नेम होना चाहिए। तो इसी साल ये अपना पेन नेम अपने वर्क्स में ऐड करना शुरू हो जाता है और ये पेन नेम जॉर्ज ऑरवेल होता है। आपको बता दूं कि ये नाम जो है ऑरवेल, इसने ईस्ट इंग्लैंड में बहते हुए दरिया ऑरवेल के नाम से डिराइव किया है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं मेजर वर्क्स की। ऑरवेल ने अपने लिटरेरी कैरियर का स्टार्ट अपने पहले वर्क डाउन एंड टाउन इन पेरिस एंड लंदन, जो 1933 में लिखा गया था, इससे स्टार्ट लिया था। इसके मेजर वर्क्स को मज़ीद देखें तो एनिमल फार्म और 1984, कमिंग अप फॉर एयर, बर्मीज डेज जैसे पॉपुलर वर्क्स इसने लिखे। वैसे ये सारे वर्क्स फ़िक्शनल थे। इसके अलावा जॉर्ज ने नॉन फिक्शन वर्क्स भी लिखे, जिनमें मैंने आपको एक पहले बता दिया था, डाउन एंड टाउन इन पेरिस एंड लंदन, ये नॉन फिक्शन वर्क था। इसके बाद द रोड टू वीगन पायर, होमेज टू कैटलोनिया, ये वर्क्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिस्ट अलग करके दे दी, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखें तो रीज़न ऑफ डेथ,
रीज़न ऑफ डेथ में हमें नज़र आता है कि जॉर्ज की उम्र 46 की थी जब इसे टीबी के मर्ज़ ने घेर लिया। टीबी की वजह से ये बीमार होना शुरू हो गए और आखिर पर इसी टीबी के मर्ज़ से बीमारी की वजह से जॉर्ज मर जाता है। अब इसे कहाँ दफन किया गया ये भी एक क्वेश्चन है। तो जॉर्ज को इंग्लैंड के एक विलेज स्यूटन में दफन किया गया था। इसी विलेज में ना द चर्च ऑफ ऑल सेंट्स नाम का प्लेस है जो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। जॉर्ज का आखिरी रेस्टिंग प्लेस यही प्लेस है। उम्मीद करता हूँ ये वर्क आपको पसंद आया तो अपना फीडबैक कमेंट में देना ना भूलिएगा कि ये वर्क आपको कैसे लगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।